इसका कोई जवाब अब बाकी नहीं रहता। जो अब माहौल इस हाउस में क्रिएट हो गया हुआ है और उसका जिम्मेवार बानी पीटीआई और ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स। कॉन्स्टिट्यूशन की में एक तब्दीली आप ला रहे हैं, वो तब्दीली का जो बिल है आपने अपने अलायंस के साथ भी नहीं शेयर किया, मेंबरान के साथ भी नहीं शेयर किया, आपने अपोजिशन के साथ शेयर नहीं किया, अपोजिशन को छोड़े अपने लोगों के साथ नहीं शेयर किया। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। एक स्टेप आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे आ जाता है और ये 4 स्टेप बैक हम चले जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईमान नहीं चल पाएगा, ये कौम सफर हो जाएगी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीयूष कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है। इस गैर मामूली इजलास के मुताल्लिक कयास यही है कि हुकूमत आइन में तरमीम करने जा रही है। नज़र बज़ाहिर हुकूमत अपने मेंबर्स पूरे होने का दावा कर रही है और पुरएतमाद है कि अदलिया से मुताल्लिक आइनी पैकेज को मंजूर करवा लेगी। लेकिन हुकूमती ओहदेदारों ने ये बयानात भी दिए हैं कि अपोजिशन समेत पीटीआई के आज़ाद अरकान के साथ भी हुकूमत राब्तों में है और यही वजह है कि पीटीआई भी तवातर से इल्ज़ाम लगा रही है कि इसके अरकान को ऑफर्स हो रही हैं और बहुत से लोगों पर धौंस और दबाव भी इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसा कौमी असम्बली में 224 के मैजिक नंबर के हसूल के लिए किया जा रहा है। नंबर्स गेम के बारे में वज़ीर दिफा ने हमारे प्रोग्राम में कल क्या कहा था, ज़रा ये भी सुन लेते हैं। ये बता दें, नंबर पूरे वी आर कंफर्टेबल। मैं नंबर पूरे या कम की बात नहीं कर रहा, वी आर कंफर्टेबल। उसकी वजह यह है कि हम नंबर्स पूरे किए हुए हैं। अगर बीच में हम गैप देंगे तो प्रॉब्ली कोई लोगों की यहाँ पे शादियां हैं, मजबूरियां हैं। तो सर अक्लमंद के लिए इशारा है काफी। आपने कहा नंबर्स पूरे किए में अगर अभी हम डिले करते हैं तो लोग चले जाएंगे। ये जो आप बात कर रही हैं यही बात है ये। लेकिन हुकूमत को सेनेट में भी जो है वो चैलेंजिंग सिचुएशन का जो है वो सामना है, क्योंकि मौलाना को मनाने से मुताल्लिक मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुलकर कह दिया है कि वो किसी भी एक्सटेंशन के हक में नहीं हैं और इसलिए वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। गो कि मौलाना ने ये भी कहा है कि उनकी जानिब से आइनी तरमीम के लिए पेश की गई तजावीज़ को शामिल करने की सूरत में वो हिमायत पर गौर कर सकते हैं। इन अमूमी हालात के अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी है कि हुकूमत आइनी पैकेज के नाम पर जो तरमीम चाहती है उसका मुसवदा भी नहीं सामने ला रही। आज ऐवान में सिर्फ गर्मा गर्म तकरीरें जो हैं वो हुई, लेकिन कल हुकूमत कानून साजी के लिए कुछ टेबल करेगी या नहीं, सारा खेल नंबर्स का ही लगता है। लेकिन आज मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरती जो जजेस हैं उन्होंने एक वजाहत जारी कर दी है और ये वजाहत इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतल्लिक वजाहत की दरख्वास्त पर दी गई है। इसमें भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करे। इस वजाहत के बाद अब उन 40 अरकान के वोट की क्या हैसियत होगी। अगर हुकूमत उनका वोट इस्तेमाल करती है तो कल वजीर दिफा ने इस बारे में भी क्या कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। 40 अरकान आज़ाद हैं पीटीआई के, उनमें से भी कुछ आपकी तरफ आ रहे हैं? की मर्जी है, बिल्कुल सर आंखों पर अगर वो आना चाहते हैं देखें, इसलिए वो आज़ाद बैठे हुए हैं ना, तो क्यों नहीं वो कमिट कर रहे अपने आप को। सर इसको मैं हाँ समझू ना समझू या ये समझू आप लोगों ने पैगाम भिजवाया है? मैंने इसका पॉलिटिकल जवाब ही देना है सर। लेकिन नंबर पूरे नहीं हो सकते ना उनके बगैर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन इन सब हालात के बावजूद हुकूमत अगर आइनी पैकेज मंजूर करवा लेती है तो क्या इससे सियासी हलचल में इजाफा नहीं होगा? और अगर इस मुतनाज़े अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत और तैनाती के मामलात हल होंगे तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस समेत आने वाले सब चीफ जस्टिस पर पहले से सवालात नहीं खड़े हो जाएंगे? जैसे कि पीटीआई अभी से इल्ज़ाम लगा रही है कि आइनी तरमीम मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए की जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। होने क्या जा रहा है अपने मेहमानों से पूछेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में PMLN से आमना शेख साहिबा मौजूद हैं, साथ ही साथ अली मूसा गिलानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उमैर नियाज़ी साहब हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आमना साहिबा, ख्वाजा साहब का जो शॉट है वो आपने सुन लिया जिसमें वो बात कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा जी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और हम करने जा रहे हैं ये,
नंबर्स पूरे हैं और ये कोई और नहीं PMLN का एक स्टॉलवर्ट बात कर रहा है, लेट अलोन डिफेंस मिनिस्टर भी हैं वो। अब फिर क्या हो रहा है? ये कल आ रही है, आज तो कुछ नहीं हुआ, आज सारा दिन जो है वो गहमा गहमी होती रही, तकरीरें होती रही। इज इट हैपनिंग टुमारो? देखें, एजेंडा पे आ जाएगा, इट्स नो हिडन सीक्रेट, इट्स वंस इट्स ऑन द एजेंडा वील सी इट। और आज आपको पता है कि आज वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद जो है बहुत सी देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू सी, बिकॉज ऑलरेडी एक जजमेंट बड़ी गलत आई थी, बड़ी ही एक इमोशनल किस्म की जजमेंट आई थी, और उसके ऊपर जो आज का ऑर्डर आया है feels like the Supreme Court is more emotional. So government की इस वक्त ड्यूटी है फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करना, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। एंड जब हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो वी हैव टू प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द गवर्नमेंट्स ड्यूटी। सो अगर इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स आएंगी और इस तरह की चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। अगर हम आईनी तरमीम ले आते हैं और उधर सुप्रीम कोर्ट इस तरह बिहेव कर रही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द पार्लियामेंट and the constitution are supreme. So I think all of that will make a lot of difference. Basically numbers अभी नहीं मिल रहे हैं। नहीं, numbers हमारे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह, numbers 100% पूरे हैं, बल्कि शायद कुछ एक्स्ट्रा ही है हमारे पास। And not just से आ गए हैं ना, not just in the federal government, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे PTI के लोग जो हैं, more than 2 dozen I would say, are the ones जो PMLN के साथ राब्ते में और जो उनके साथ देना चाहते हैं। साथ देना चाहते हैं या ज़मीर जगाए जा रहे हैं उनके? मेरा ख्याल ये है कि एक तो उन्होंने देख लिया है बड़ी अच्छी तरीके से कि उनकी लीडरशिप की असलियत क्या है, जो लीडरशिप आवाम को और अपने मेंबर्स को कहती है, जो नजर आया वो जो तो, अपने मेंबर्स को कहती है कि गोली खाओ और खुद गायब हो जाती है, खुद भाग जाते हैं लीडरशिप। बावजूद भी 8 फरवरी का इलेक्शन हमारे जो सामने है इनके एक वालिद मोहतरम थे जिनके साए के तले ये सारा कुछ करते थे, वो वैसे उनकी गिरफ्तारी के बाद इनको वैसे ही बड़ा रियलिटी चेक मिल गया कि आप पता नहीं हमारा क्या फ्यूचर और हम क्या करेंगे और हमें कौन बचाएगा। सो आई थिंक दोज आर मच बिगर रीजंस फॉर देम टू रियलाइज कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। चले मैं ज़रा गिलान साहब की तरफ चलती हूँ। मूसा साहब ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो डेमोक्रेसी की बात करती है, यू टॉक अबाउट अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। अब जो ये इसमें जो 40 लोगों की बात की जा रही है, ख्वाजा साहब कल प्रोग्राम में थे और उन्होंने बात भी की कि जी उनमें से भी ज़ाहिर है उनके बगैर तो नंबर्स पूरे नहीं हो सकते। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक वजाहती फ़ैसला आ गया है, उसके बाद भी अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो ये कौन से डेमोक्रेटिक जो मॉरल्स प्रिंसिपल्स हैं उनकी आप पासदारी करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हम टॉपिक से हट गए हैं, हम नंबर्स पे चले गए हैं, नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे नहीं हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हम गवर्नमेंट और ट्रेजरी बेंचेस करना क्या चाह रहे हैं। हम एक आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, अभी रूमर तो ये है ना आपने देखी है ना मैंने देखी है। हम उसके क्या सारियायों पे बैठे हुए हैं कि हम काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने एक्सटेंशन लेनी ही नहीं है, तो फिर भी हम ये कह रहे हैं कि नहीं हम एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। आपको वज़ीर आज़म ने कहा है, लॉ मिनिस्टर ने कहा, पहली दफ़ा हुआ है कि कोई कह रहा है मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, उसको फिर दे दी गई। लॉ मिनिस्टर ने आपको बताया कि आईनी तरमीम क्या है, किसी को भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम ये पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आईनी तरमीम वो जो 18वीं तरमीम को, जो 18वीं तरमीम में जो सिचुएशन थी जजेस की तैनाती की और अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस की, उसके अंदर जो पार्लियामेंट का रोल था, ओवरसाइट कमेटी थी, वो ज़्यादा मजबूत हो। अब तो हम सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह हमारे मेंबर चले जाते हैं। इट इज़ जैसे बिलावल साहब का बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे कि इट इज़ जुडिशरी जजेस ऑफ बाय द जजेस ऑफ द जजेस फॉर द जजेस। तो इसमें जो हमें ओवरसाइट करती है ना जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी इंटरप्रिटेशन करती है, उसी तरह एक पार्लियामान भी है जिसने उनका भी एक रोल तयन करना है कि एक कैसे होगा। ये तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम तो नहीं चल सकता यहाँ पर। ये हो गया बात। तो हमने अब उसके अंदर एक्सटेंशन है, अपॉइंटमेंट है, नंबर ऑफ जजेस है, एज है, वो तो जब सामने आएगा मुसद्दा तब पता लगेगा। इट्स अ मेयर कोइंसिडेंस कि जब ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है उसके बाद एकदम से आप लोगों को याद आता है कि ये 18वीं तरमीम में इसकी पासदारी अगर हमने करनी होती तो मखसूस नशिस्तें जैसे आई फैसले से पहले बाद ही शुरू हो गया सारा पहले जब उन्होंने हलफ उठाया तो हम उसी दिन ले आते। नहीं, लेकिन उसके बाद ही शुरू हो गया, नंबर ही तो पूरे करने थे। उस वक्त तो नंबर पूरे हो गए ना जब हलफ उठाया था। पीपल्स पार्टी के से भी लोग आए थे, उन्होंने हलफ उठाया, हाउस में 2/3 मेजोरिटी हो गई थी। अब मैं एक तो यही कह रही हूँ कि अदालत की तरफ से जब फैसला आया तब आपने एक आफ्टर थॉट के उसमें नजर आ रहा है ना, ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसके आफ्टर थॉट में नहीं नजर आ रहा। दूसरी बात इसमें मैं आपको बता दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जिस पे लास्ट गवर्नमेंट में मैंने भी उस पे वोट दिया। उस पे सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ ने शोर मचाया कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये कैसे होगा, ये ठीक है। और सबसे ज्यादा उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फायदा
PTI को हुआ। चीफ जस्टिस खुद बेंच तश्कील नहीं कर सकता था, सो मोटो के लिए नहीं भेज सकता था। तो इमरान खान साहब ने अगर वजीर आजम बनना है, जो आज अपोजिशन में है, कल को वो हुकूमत में भी आएंगे, सारी जिंदगी तो ना मैं रहूंगा ना ये रहेंगे, ये तो साइकिल ऑफ लाइफ है, चेंज होगा। जो हम मुसवदा अगर लेकर आए और उस मुसवदे से इनको भी फायदा हो, कल जब ये आएंगे तो हर वक्त तो ना काजी फाइज ईसा होगा ना कोई और जज होगा। अगले 3 साल के लिए तो काजी फाइज ईसा होगा ना, जिस तरह आप कह रहे हैं। और उनके बाद में ऑलरेडी खदशात है उस पे। ना मंसूर शाह साहब होंगे, ना मैं होऊंगा, ना आप होंगे, सब ने चले जाना है। तो हमें जो हमने इस मुल्क को, जो इनके इदारे हैं, उनको उनका जो एक फंक्शन, जो पार्लिमान का फंक्शन है कि हमने उनका एक रोल तयन कर देना है, उनके अंदर अपॉइंटमेंट्स कैसे होनी है, उनके अंदर उन्होंने चलना कैसे है, उनके इख्तियारात क्या होंगे, वो तो हमने देने हैं ना। उसके बाद जो बाकी इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट कर ले, वो उनका इख्तियार है। तो मैं ये समझता हूँ इसको हम बहुत ज्यादा हाइप में ले रहे हैं। शायद तरमीम आई ना, शायद हम आपको वैसे ही एक टीवी पर टॉपिक करने के लिए दे रहे हैं, हम आपको ये हो रहा है, आपको अच्छी लग रही है तो हमने कहा चलो हम आपको मौका दे देते हैं। PTI के पास, इनके पास कोई और चीज होगी बात करने के लिए, तो ये बोर ना हो। सॉरी बट यू नो एट द लेवल ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ये सर्कस जरा थोड़ी सी अजीब सी लगती है। बट उमैर साहब ये बताइए कि अब जो 63A के जो उसमें चेंजेस आई हैं और उसके बाद आपके मेंबर्स के हवाले से जो 40 मेंबर्स हैं आपके, ऑलरेडी आज एक वजाहती फैसला भी आ गया है और ये कहा गया कि अगर जो 63A का जो प्रिंसिपल है उसमें ये कि अगर आप डिफेक्शन करते हैं, अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट आप जाते हैं, तो ना सिर्फ आपका वोट नहीं काउंट होगा बट आप डी-सीट भी होंगे। बिल्कुल ऐसे तो आप क्या देख रहे हैं, ये किस तरह जो है ये पॉसिबल होगा? बिकॉज ये तो सारा इन्हिसार जो है उन 40 लोगों पे, उसके बगैर नंबर पूरे नहीं हो सकते। देखें, कोशिश तो बहुत तरीके से की गई। जो ECP ने डिले भी किया है रिजर्व सीट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का, वो इसीलिए किया गया कि किसी तरह से ये आईनी तरमीम, लेकिन अब तो वजाहत आ गई ना जी। तो वो चीज़ आज काफ़ी उसे सेटबैक लगा है, क्योंकि देखें इसी में 41 लोगों में बंदे थे जिनको उठाया गया, जिनकी फैमिलीज़ को अबडक्ट किया गया, किसी तरह से वोट ले लिया जाए, और वो नहीं हुआ। अब तो एक क्लियर कट लाइन आ गई है कि 38 का पहले नोटिफिकेशन हो गया था, अब मंडे के लिए इजलास ECP ने बुला लिया और ECP को कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है कि डिले जो उन्होंने किया है दैट इज़ ऑन देयर पार्ट, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसका भी उन्हें फुली अंदाज़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल अब एजेंडा ऑफ द डे आज शेयर हो गया नेशनल असेंबली का, इनके पास भी आ गया होगा, उसमें कल की आईनी तरमीम का तो है नहीं, अभी तक नहीं। कार्ड था जो 8 जजेस की तरफ से एक ट्रम्प कार्ड आया, बिकॉज दे सॉ कि किधर चीजें जा रही हैं, तो आज इस वजाहती फैसले ने सारी गेम चेंज कर दी। दिस इज द रीजन की चीजें। उसके अलावा भी अभी भी इसमें काफ़ी सारे हिकअप्स हैं। देखें, हाफ बेक चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ों को प्रीएम्प्ट करने के लिए। करना क्या चाह रहे हैं, जैसा 63A वाली जजमेंट को अनडू करने के लिए लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, 62, 63 में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। मतलब ये सारी वो उस तरह की चीज़ें हम आइन में लाना चाह रहे हैं जो पर्सन स्पेसिफिक अपनी ज़ात को रख के। इस वक्त आवाम का कोई नहीं सोचा हालात किस तरफ जा रहे हैं। मतलब हमारे पास जो है ना इस वक्त फिस्कल स्पेस ख़त्म हो रही है, उस तरफ फोकस नहीं है। फोकस है कि किसी तरह से लोगों की लॉयल्टीज़ को तोड़ा जाए, उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाए। ग्राउंड को कोई देख नहीं रहा। असल बात ये है, हमें जो इन्होंने भी बात की, व्हाट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज़ कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। हम ये नहीं समझ रहे, ये जिस चीज़ को ये कह रहे हैं कि लॉयल्टीज़ तोड़ी जा रही हैं, बात ये है कि कभी इस मुल्क में हमने स्टेबिलिटी लानी है या नहीं लानी। क्योंकि ये जो जजमेंट है और अब जो वजाती फ़ैसला है, अगर हम इसको तस्लीम कर लेते हैं एज इट इज़ और हम कहते हैं इस पर इम्प्लीमेंट करा दें, तो क्या आने वाले आइंदा हर इलेक्शन के अंदर यही ड्रामा होगा कि 8 महीने बाद कोई शख्स उठ के कहेगा कि जी मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया था और मेरे साथ ये हुआ था, इसलिए अब मुझे दोबारा से टाइम दे दिया जाए। ये सारे वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग उनके पास 3 दिन का टाइम था अपनी गैजेट नोटिफिकेशन के बाद टू डिसाइड। दे केम आउट, दे अनाउंस्ड। वजाती फैसले में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जी बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है। बैरिस्टर गौहर ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हमारी पॉलिटिकल मूव है कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर रहे हैं, सारा कुछ। अब वो सब कुछ करने के बाद 8 महीने गुजर गए, उसके बाद आप फिर कहते हैं कि जी इनको 15 दिन दे दें, और उसकी वजाहत ये मेरे भाई यहाँ बैठ के ये दे रहे हैं कि जी हम लॉयल्टीज़ तोड़ना चाह रहे हैं। हम लॉयल्टीज़ नहीं तोड़ना चाह रहे, हम स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को खुदारा उसके स्पिरिट में फॉलो करें, री राइट ना करें कॉन्स्टिट्यूशन। आमना साहिबा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो वो साद बलोच साहब हैं, उनके जो घर वालों के साथ हुआ उसको क्या कोई इंडोर्स कर सकता है? और क्या वैसे ही हुआ? आज तक कभी आपने सुना है किसी के साथ भी इजाजत, अगर आप मुझे इजाजत दें,
ہمارے ملک میں غلط ہوتا ہے. میں یہ اس کو بھی نہیں انڈوز کر رہی کہ اگر ملزم جو ہے وہ پکڑا نہ جائے تو آپ اس کے گھر جائیں, اس کے بھائی کو اٹھا لیں, اس کے چاچے کو اٹھا لیں. آج تک خواتین کا کسی نے نہیں سنا تھا کہ خواتین کو اٹھا لو اور پھر اس قسم کی تھریٹس جائیں. تو یہ لائلٹیز چینج کرنے کے لیے نہیں تو کس لیے؟ اچھا, ایک تو پہلی بات یہ کہ میں پرسنلی اسپیکنگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بہت خلاف ہوں, کسی کے ساتھ بھی کی جائے, لیکن جسٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ رائٹ, یہ جو ٹرینڈ ہے خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا, یہ ان کی گورنمنٹ نے شروع کیا. جو کچھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ 100% اگریڈ ایز آئی سیڈ, جسٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. سو لائلٹیز چینج کرنا پرپز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا ہمارے ججز اس وقت کیا سوچ رہے تھے, کس پریشر میں تھے, کیا کر رہے تھے, کہ یہ جس طرح کا فیصلہ آیا اور اب اس کا وضاحتی آرڈر آیا, یہ انسٹیبلٹی لا رہا ہے پاکستان میں. پاکستان آج تک ترقی اس لیے نہیں کر سکا کہ ہر دفعہ ہم کسی نہ کسی کو اسپیس دے رہے ہوتے ہیں, کبھی بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہو, بھلے وہ جوڈیشری دے رہی ہو. بات یہ ہے کہ ہمیں بلیک لیٹر لا کو فالو کرنا شروع کرنا پڑے گا اس ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے. وی کانٹ جسٹ کیپ بینگ ایموشنل فار ون پارٹی اور دی ادر. بٹ what happened, you said کہ تو کوئی بھی پارٹی اٹھے گی اور یہ کر دے گی, but what happened with their party prior to the elections? I mean, what happened, but they made an informed choice. They said ہم سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کر رہے ہیں. اب 8 مہینے بعد کیسے آ کے کون سا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے ان کی ساری سیٹیں بانٹ دی جائیں, جس کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں تھی اس کو 3-3 4-4 سیٹیں جو ہیں وہ مخصوص نشستیں بانٹ دی جائیں. نہیں, this was their own political decision. چلیں, اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی موسیٰ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آمنہ بھی بہت اسٹیبلٹی کی بات کر رہی ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے گی, آپ کو لگتا ہے اس فیصلے سے اس ملک میں واقعی, I mean, you are all young parliamentarians, I expect کہ آپ کم از کم you can think out of the box, جو پرانی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو نہ دہرائیں. Do you think کہ اس سے واقعی اسٹیبلٹی آئے گی؟ ان کی پارٹی نے جو کیا اس کو کبھی ہم انڈورس نہیں کر سکتے, جو ماضی میں 4 سال ہوتا رہا. Having said that, if we're going to keep on making the same mistakes, will we get somewhere? No, ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے. ہم تب جائیں گے جب ہم اپنی سیلفشنس سے نکلیں گے اور ہم اس ملک کے لیے اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور ہم ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے. میں اور عمیر بھائی ہم جہاں پر بیٹھ سکتے ہیں, پر ان کو پورا مینڈیٹ لینا پڑے گا اور ہمیں سامنے بیٹھنا پڑے گا, اور ہم پولیٹیشنز کو, ممبرز کو ہمیں بیٹھنا ہوگا, اور ہمیں شاید جو آئینی ترامیم ہے وہ اگر ہم ان سے ڈسکس کر لیں اور ان کی بھی رائے بیچ میں شامل کر لیں, میری پرسنل خواہش تو یہی ہوئے گی نا, شاید یہ ہمیں اس میں کوئی بہتر دو ترمیم. دیکھیں پیپلز پارٹی نے 18th امینڈمنٹ کی یونینیمسلی پاس کرائی, ٹھیک ہے, ہم اس پہ بہت فخر کرتے ہیں, اینڈ وی ٹیک پرائڈ ان اٹ, اور ہم تو ہر کسی کے ساتھ آن بورڈ ہونا چاہتے ہیں. جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی, بلاول صاحب نے اس کی تجویز دی, وہ بھی بنی. اب ہوتا کیا ہے, ایک کمیٹی بنی الیکشنز کے لیے. آپ کو میں پس منظر تھوڑا سا بتا دوں, پی ڈی ایم کے دور میں ایک کمیٹی بنی جس کو شاہ محمود صاحب لیڈ کر رہے تھے, ادھر سے گیلانی صاحب تھے, وہ فیبرری میں الیکشن چاہ رہے تھے. ہم نے کہا کہ آپ بجٹ کے بعد الیکشن کر لیں. بجٹ کے بعد جولائی کا ڈیٹ فائنل ہو رہی تھی, کمیٹی ایگری کر گئی. عمران خان صاحب کی کال آ گئی شاہ محمود کو کہ اٹھ جاؤ, کوئی فیصلہ نہیں کرنا. پھر کیا ہوا, نہ فیبرری میں ہوئے, نہ جولائی میں ہوئے, نہ اکتوبر میں ہوئے, نہ دسمبر میں ہوئے, فیبرری میں ہوئے. اور کیا ہوا فیبرری میں, اور پھر اس کے درمیان کیا ہوا. اگر یہ اس وقت مان جاتے جنوری کے اندر, نہ 9 مئی ہوتا, الیکشن بھی بڑے وضاحدار طریقے سے ہوتے, نہ اتنی نفرتیں ہوتی, اور ایک خوش اسلوبی سے جب ایک چارٹر سائن ہو جاتا پولیٹیکل پارٹی میں, تو ہم اس چارٹر کے ذمہ دار ہوتے, یہ کل کو دکھاتے کہ یہ آپ نے سائن کیا تھا, یوسف رضا گیلانی صاحب, اسحاق ڈار صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, یہ آپ نے سائن کیا تھا, یہ ہم نے سائن کیا تھا, اس کے بعد وجود ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو ہم پولیٹیکل لوگ رسپانسبل ہوتے. لیکن نہیں, بات کرنی ہے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, گالی دینی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو دینی ہے, تو پھر یہ جائیں. پھر یہ ہمیں کیوں الزام دے رہے ہیں؟ پھر ہاں ہم توڑتے ہیں لوگ, پھر ہم لائلٹی چینج کرانے کے لیے کریں گے. بات یہ ادھر سے کرنا چاہتے ہیں, لڑائی بھی ادھر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں یہ جذبات میں آ کے بات کر گیا ہوں, لیکن میں نے حقیقت تو ہے نا, حقیقت یہ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. So ٹٹ فور ٹیٹ ریاکشن دے رہے ہیں کہ لائلٹیز آپ وہ چینج کرا رہے ہیں, بیکاز یہ میں نے بات ایک فلو میں کر دی ہے. میں یہ بات فلورڈین سلپ تو نہیں ہے. میں نے ایک بات کلیئر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات پیپلز پارٹی سب سے بہترین رول پلے کر سکتی ہے. ہم پیپلز پارٹی گئی تھی ان کے پاس حکومت فارم کرنے کے لیے, الیکشن سے پہلے خورشید شاہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے نا. عمران خان ہے تو سب کچھ ہے, عمیر خان نیازی کی کوئی سے نہیں ہے, لطیف کھوسہ کی کوئی سے نہیں ہے, عمر ایوب کی کوئی سے نہیں ہے. وہ رات کو ٹویٹ کر دیں گے عمران خان صاحب, تو جو یہ بیچارے پھر رہے ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے. یہ جو بات کرتے ہیں ان کی بات میں وزن ہی نہیں ہے. تو ایک شخص جب اپنی خود غرضی سے نکلے گا تو کچھ آگے نکلے گا نا. عمران خان, عمر ایوب وزیر اعظم بن جاتا,
बैरिस्टर गौरव वज़ीर आज़म बन जाता। उमैर खान नियाज़ी मोस्ट ट्रस्टेड, मैं तो इनको पर्सनली जानता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए मैं तो इनके आगे इनके साथ बैठ के बात भी नहीं कर सकता जो हमारी रिवायात है। ये इमरान खान की सीट पर बने हुए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर होता, पीपल्स पार्टी साथ हो जाती तो क्या होता, मुल्क चल जाता। मैं जरा उमर साहब, लेकिन नहीं बनना था ना, फिर ये हो रहा है, उसमें हम सब जिम्मेवार हैं। जो इस वक्त हो रहा है उसको इंडोर्स कोई नहीं कर सकता, और चाहे लॉयल्टीज चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह भी जो पार्लियामेंट में हुआ उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पर मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो आपका मॉडस ऑपरेंडा है इस वक्त, आप समझते हैं वो काम कर रहा है? जो ये बात कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द लॉयल्टीज़ वाली बात, बट कि आप लोगों को बैठकर ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। जब आप ये कहते हैं महमूद खान अचकज़ई को जो है मैंडेट दे दिया पॉलिटिकल लोगों से बात करें, पहले था इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, वहाँ से दरवाज़ा बंद मिला तो कहा पॉलिटिकल लोगों से बात कर ले, उस पर भी फिर एक नई कैबिनेट आ गई साथ कि इन तीन पार्टी से जो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा इनसे नहीं करना। एक बात ऐड कर दूं, हाउ विल यू मूव? बोले यही पीटीआई 10 साल मौलाना फजल रहमान को गलीज गालियां निकालते रहे, गलीज गालियां। अचकज़ई साहब को भी, अचकज़ई साहब चलो आज क्या हो रहा है, आज तो उनकी ट्वीट में आज जितनी तारीफ हुई है। एक्सचेंज बेड फेलोज, पॉलिटिक्स में कोई आपका दुश्मन नहीं है। इनको इस बात की, ये आज आपस में लड़ रहे हैं, मैं बीच में हूं, कल को ये इकट्ठे होंगे, मैं दूसरी साइड पे होऊंगा, हम इकट्ठे होंगे, ये पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो इनको ये चीज रियलाइज करनी चाहिए। इनका वोटर नहीं देख रहा जिसके अंदर नफरत भर दी केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कि मौलाना को उनकी जरा पॉइंट ऑफ व्यू उनका ले लूं। मैं आपसे ये कह रही थी, जो आपको अल्टीमेटली नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ेगा और पॉलिटिकोस के साथ आना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अरे नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है, ओवरऑल बात है कि एक रोल की बात हो रही है कि जो हर इदारे का रोल है उसने वो रोल परफॉर्म करना है। ये हम नहीं एजिटेट आज कर रहे हैं। ऑपोजिशन में क्यों नजर आता है? ऑपोजिशन की बात काश हुकूमत में भी नजर आए। दौर में हर किसी को नजर आता रहा है, ये हम ही खाली नहीं बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नवाज शरीफ की तकरीरें निकालेंगे उसमें भी यही सारी बातें आएंगी। आज हम कहें तो वो गद्दारी है, ठीक है। आप माहौल, कल वो भी जब कह रहे थे तब भी गद्दारी का लेबल लग रहा था। बनाया जाता है टॉक्स का। आप क्या कर रहे हैं? आप आज इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाइयाँ करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बातचीत होगी। आप इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम ही नहीं करते। 8 फरवरी का इलेक्शन किस तरह 9 की रात को तब्दील किया गया, हर किसी को पता है। फिर रिजर्व सीट, आज तक हर किसी को पता है कि किस तरह से गवर्नमेंट का और ईसीपी का गठजोड़ है सबके सामने। क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कानून नहीं है? लोगों को नज़र नहीं आ रहा? वो क्यों डिनाई किया जा रहा है? सारा एक पूरा एक एक्ट ड्रामा बनाया गया, उसको स्टेज किया जा रहा है। और अब आगे जो अमेंडमेंट्स की आड़ में करने को कोशिश की जा रही है कि एक सिस्टम को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हाईजैक कर लिया जाए। मगर मसला क्या है? देखें, अवाम की बैकिंग किधर खड़ी है? वो खड़ी हुई है इमरान खान के साथ, और वो उसी इमरान खान की स्ट्रेंथ है, और इमरान खान को इस चीज़ का पता है, और इमरान खान उस स्ट्रेंथ पे बड़ा ठीक अब तक प्ले कर रहे हैं। देखें, अगर पावर पॉलिटिक्स करनी होती ना तो वो जैसे गिलानी साहब कह रहे थे, बिल्कुल हम इकट्ठे बैठ के वो कर सकते थे, मगर हमारी वो गेम नहीं है। बात है ना कि गिव एंड टेक करके डिसाइड कर लें, टाइम पीरियड शेयर कर लें। हम एक बिगर कॉज की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक डिफरेंट फुटिंग पे ले जाना है। माजरत के साथ मुझे एक चीज़ बताएंगे, सिर्फ एक सेकेंड। आप बिगर कॉज की बात कर रहे हैं, अभी कुछ 3-4 दिन पहले खान साहब ने खुद बयान दिया, हमारे 5-6 लोगों की एस्टैब्लिशमेंट से बात चल रही थी। एक तरफ आप कहते हैं उनका पॉलिटिक्स में कोई उनका रोल नहीं है, बिल्कुल। फिर आपने खुद ही अपने लोग नॉमिनेट किए हैं। हम पे इल्ज़ाम कौन 9 मई का लगा रहे हैं? बात है किसके प्रेमिसेस वो कह रहे हैं कि जी इफेक्ट हुए हैं। देखें, ये जब आता है, जब इनके खिलाफ हाईजैकिंग का केस बना था तो किसके साथ मसला था? ठीक है, अगर ज़ियाउद्दीन भट्ट को हटा के लाया जाता है रातों रात, ठीक है, तो वो किसके साथ झगड़ा था? जिधर झगड़ा होगा वहीं बात होगी ना, या कहीं और जाके बात होगी, तो वो चीज़ें तो सेटल होनी है। तो फिर आप खुद ही लेकर आ रहे हैं ना उनको। माजी में भी आपने कहा मेरे नंबर्स जो हैं वो पूरे करते थे, ठीक है। आपने काजी फाइज के खिलाफ जो आप लेकर गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो भी आपने बाद में ये कहा, पहले आप उसको एंडोर्स करते रहे, उसको ओन करते रहे, फिर आपने कहा कि ये हमसे करवाया गया था। तो वो उसमें हमने एडमिट किया, उसमें खान साहब ने खुद माजरत की। देखिए, प्रेसिडेंट ने कहा गलतियां हुई, चीजें बदल गई बहुत। देखें, गलतियां तो आपने भी उनको पीछे चले जाए ना तो गलतियां इनके एंड पे भी बड़ी एक्सट्रीम है। हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ, जो इन्होंने किया हुआ है। आज हमें ताना दे दें कि जी ये इदारों के साथ कर दिया, वो कर दिया। जो इन्होंने किया है 71 से शुरू हो जाए तो वो किससे सुनाने शुरू करें आगे तक सारा। इन्होंने 71 ओवरऑल गवर्नमेंट एलाइज बैठे हैं ना, ये एलाइज बैठे हैं,
ओवरऑल करें तो वो बहुत हर किसी की एक ब्लीक पिक्चर है, मगर देखें आगे बढ़ने के लिए माहौल होता है। अभी इस वक्त वो माहौल नहीं है, अभी माहौल यही है कि उन्होंने समझा हुआ है कि दबाया जाए, वो उसमें चलना नहीं है सिलसिला। बिगर कॉज की कोई बात नहीं है, बिगर कॉज तो आवाम का है ना, आवाम का बिगर कॉज तो ना इनके ज़हन में है। देखिए मैं अभी शो से पहले बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो दिन रात कर रहे हैं, शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं, as he likes to say। तो मैं ये मतलब he has given a lot of effort। ऑब्वियसली हमारी सपोर्ट चाहिए, इनकी भी चाहिए होगी, ऑपोजिशन बेंचेस की भी चाहिए। बिगर कॉज के लिए अगर मैं गिव एंड टेक की तो बात ही नहीं कर रहा, इमरान खान, इस मुल्क को इमरान खान की जरूरत थी, इमरान खान की पार्टी की जरूरत थी। तो ये 8 फरवरी के बाद इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ और एलायंस के साथ मूसा साहब कोई CBMs भी तो आप देंगे ना। इधर जो है कभी बिलगारी का नया सेट निकल आता है, कभी नया कोई और तोशा खाना की चीज निकल आती है, कभी कोई पिटारी में से केसेस निकले जा रहे हैं। सो CBMs तो आपकी तरफ से भी आएंगे ना कुछ। इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमें मैंडेट मिले और इनके पास भी एक मैंडेट हो तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी उसको लीड करे और वो इनके साथ बैठ के बात करें। और उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि अगर चेयरमैन बिलावल साहब ये रोल लें तो वो इनकी बट इसमें मैं आपको बताऊं मसला क्या, जस्ट वन थिंग, इसमें मसला इनका ये है कि क्योंकि इनका सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे चलता है, तो जैसे ये खबर आम होगी कि बिलावल साहब इज द मीडिएटर, इनका जो सोशल मीडिया ट्रोल है वो इनको इतना ट्रोल करेगा, ये उससे खुद भी डरते हैं, शायद पसे पर्दा ये आपसे डायलॉग करना चाहें बट ओवर्टली नहीं करेंगे। इसका फिर तरीका कार यही है कि कोवर्टली जो है वो इन्होंने फिर आप इस बात पे आ गई हैं कि इन्होंने सोसाइटी का फैब्रिक खराब कर दिया। The issue is they are not willing to contribute positively। सारी दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन और हुकूमती जमातें इकट्ठी बैठती हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करती हैं। नहीं, इसी तरह के इलेक्शन होते हैं। बात यह है कि ये जो इलेक्शन वाला भी ड्रामा है, इन्होंने 2013 में भी शोर मचाया, 35 पंक्चर, हम कमीशन बनाए, ऐसे करे वैसे करे। 18 वाला फेयर था इलेक्शन? नहीं, 18 वाला भी फेयर। देखें मैं ये बात कर रही हूँ, नो, व्हाट आई एम सेइंग is what the Supreme Court said, the Judicial Commission said in 2013 election that there are discrepancies, but जो इन्होंने जिस तरह से शोर मचाया, मैं तो ये भी नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई गलती है जाएं कोर्ट्स के अंदर, हर चीज़ का एक प्रोसेस है ना। आप कोर्ट के थ्रू एक प्रोसेस करें, उसका क्या ये मतलब है कि आप असेंबलियों के अंदर जूते लेके आ जाएं, आप सड़कों पर जलाओ घिराव करें, गंदी गालियां दें, लोगों के साथ बदतमीजी करें, अपनी यूथ को ख़राब करें? इस तरह तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। इस तरह कौन सी बिगर पिक्चर ये देख रहे हैं? मुझे तो सिर्फ काला अंधेरा नजर आ रहा है इनके प्लान के अंदर। Everyone has tunnel vision. I'm sorry, people in our parliament लगता है कि टनल विजन ही है because everyone looks after their own vested interest. I don't think so. I think the kind of things that we are looking forward to right now, बात यही है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो ये कहते हैं जी अपने लिए कर रहे हैं। जैसे गिलानी साहब ने पहले सही कहा है वेरी राइटली कि कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी तो हमारे लिए तो नहीं आ रही ना, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, PTI की हो, किसी नई पार्टी की गवर्नमेंट हो, सबके लिए होगी। एक चीज बता दें, हर चीज के लिए कोई तौजी होती है। ये जो अमेंडमेंट आप ला रहे हैं जिसमें है कि जी एज बढ़ा दें, तो ये अमेंडमेंट कहाँ है? यही मैं कह रही हूँ, ये अमेंडमेंट कहाँ है? पहले ये तो बता दें। मेरे आगे सुन लें, जो ये आप ला रहे हैं कि इसमें आ जाए एज बढ़ जाए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मुझे ये बता दें, या जो सारा इसमें आईनी एक कोर्ट बननी है जो कि एक पैरेलल कोर्ट होगी, मुझे बता दें इसकी तौजी दे दें। पहले तो एज पे अगर बात कर लें, अगर ये आ रही है, अगर आ रही है तो इसकी क्या तौजी है? मैं दो चीज़ें बोलूँगी। जिस तरह से जब कोई भी जो गवर्नमेंट है ना, उसके डिफरेंट पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट स्टेट होते हैं, उसके अंदर जुडिशरी है, उसके अंदर लेजिस्लेचर है, उसके अंदर मीडिया भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में भी और हमारी हुकूमतों में भी जितनी ख़राबी हो रही है ना, उसके अंदर एक ये बड़ी रीज़न है, जैसे पहले आपने खुद सोशल मीडिया का जिक्र किया, उसी तरह ये मीडिया ट्रायल और मीडिया हाइप जो शुरू हो जाती है ना हर चीज़ की, उसके एक्चुअली ऑन ग्राउंड होने से पहले अब एक इमेजिनरी तरमीम है, ठीक है, वो किसी एजेंडा पे नहीं है, वो किसी एजेंडा पे नहीं है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, नो बट दैट्स द थिंग, व्हाई आर वी हियर डिस्कसिंग हाइपोथेटिकल इश्यूज व्हेन देयर आर रियल इश्यूज दैट नीड टू बी डिस्कस्ड? क्या आप लोगों की तरफ से ये तजवीज़ नहीं आई कि 65 से 68 कर दी जाए? ये आई ना आप लोगों की तजवीज़ तो है ना। सो आई एम जस्ट सेइंग इसकी तौजी दे दें कि क्या इसकी तौजी क्या है। देखिए तजवीज़ तो आई है क्योंकि सारी दुनिया में आपको पता है कि US में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती।
इसकी रीजन क्या है? तो मैं यही कह रही हूँ ना, इसकी रीजन, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग एट, कि जिन लोगों ने ये तजवीज़ पेश की उनको ऐसा लगा, एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद इट। आई स्टडीड इन द US माई सेल्फ। अगर अमेरिका का जज जो है वो 70, 75, 80 साल की उम्र तक जज हो सकता है, तो पाकिस्तान का जज क्यों नहीं हो सकता? बट देन अगेन इट्स ऑल अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये आए सिर्फ ये ख्याल तब आया जिस वक्त ये 8-5 वाला फैसला आ गया। ये ख्याल तब नहीं आया। देखें होता क्या है, सारी दुनिया में लेजिस्लेशन कब और क्यों होती है? लेजिस्लेशन हमेशा तब होती है जब एक सिचुएशन अराइज होती है ना। तो फिर सिचुएशन यही थी ना? लेकिन उस सिचुएशन के लिए लेजिस्लेशन नहीं होती है। लेजिस्लेशन इज फॉर ऑल टाइम्स टू कम। वो पढ़ने के हिसाब से एक, चाहे उसकी, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, उसकी मोरालिटी शायद ठीक होगी वो देखने में, लेकिन उसको वो कानूनी तौर पर वो फिट नहीं होता था। It's an emotional judgment। मैं बेगुनाह हूं एक केस के अंदर, 15 साल से लड़ रहा हूं, क्योंकि जो कानूनी कागज है ना वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जज मुझे कहता है कि नहीं, ये कानूनी कागज पूरे करने जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून को नहीं देखा। को कानून तो अंधा है ना, उसका ना दिल है, इसके नाम ना उनका दिल है, ना उनके जज्बात हैं, ना उनके इमोशंस हैं, ना उनकी आंखें, ना उनके कान हैं, उनके पास कानून है। अगर वो कानून से बाहर किसी एक शख्स के लिए जाएंगे तो उनको मेरे लिए भी जाना चाहिए, उनको मारिया के लिए भी जाना चाहिए, उनको गरीब जो रेडी लगा रहा है उसके लिए भी जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कत्ल के ऊपर, सजाए मौत को केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने माफिया मांगी है कि वो फांसी चढ़ गया बंदा, वो बेगुनाह था, हम शर्मिंदा हैं। लेकिन रातों रात आईनी कोई चीज मसला बन जाए तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं होनी चाहिए। वो तो इमरान खान के लिए खुली थी। नहीं, इमरान खान के खिलाफ भी खुलती है। अभी आप नहीं, मैं बता रहा हूँ हर किसी के लिए खुल जाती है। सुप्रीम कोर्ट वो उस गरीब के लिए खुलनी चाहिए रात को जो 20 साल से इंसाफ की भीख मांग रहा है, हर दफा उसका केस डेफर हो जाता है, और आइन के लिए अगर रात को अदालतें खुलनी तो उनके लिए लहदा होनी चाहिए। ये मैं भी आपसे सुन के उसकी तौसीक करता हूँ कि ये होना चाहिए। अच्छा, 8-5 वाले फैसले का कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे तो वो 11-2 का फैसला है। इनको तो सीटें कहीं से जाती नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल ये किस तरह से कह सकते हैं कि एक फेवर है। देखिए, इलेक्शन में जीते जिनके साथ धांधली हुई है उन्हें ये गवारा नहीं करते कि ये सीटें चली जाएँ। प्लस जो सबसे बड़ी ज्यादती है, देखें जो आपने CBM की बात की, CBM में एक बेहतर चीज़ क्या थी, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होता है ना, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का बेहतर मैकेनिज्म था कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इलेक्शन पिटीशंस चल रही थी, उनको चलने देते, उनको नहीं चलने दिया गया। खाली किस लिए कि एक और लेजिस्लेशन लाई गई, फिर स्टे करके सारा मामला लिंगर ऑन किया। आज वो एक्ट की 180 डेज़ की टाइमलाइन एक्सपायर कर गई है। तो उसके बाद भी आप कहें कि पूरे सिस्टम को जाम कर दें और फिर कहें कि जी बात हम नहीं करते। चले, ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमना साहिबा, हम बार बार बात कर रहे हैं और आप बार बार कह रही हैं सब कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो है वो किया जा रहा है। अब एक पार्टी जो अग्रीव्ड पार्टी है, और आपको ये पता है कि आप लॉयर हैं, मुझसे ज़्यादा आप ये जानती हैं, लॉ का भी प्रिंसिपल है कि अगर किसी जज पे अदम एतमाद जो है वो शो कर दिया जाए तो वो मतलब कोई इस पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जनरली मॉरली स्पीकिंग रिक्यूज़ अपने आप को कर लेता है। अगेन जो इस वक्त नज़र आ रहा है, अगर एक बेनिफिशरी जो है वो ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है तो ये स्टेबिलिटी फिर आप कहाँ से लाएंगी? एंड PTI इज़ ऑलरेडी सेइंग कि जी हम लोग स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जो है वो चले जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आप एग्रीव्ड पार्टी किसको कहते हैं? मुल्क पे हमला करने वाला जो है वो एग्रीव्ड पार्टी है, मुल्क के सोशल फैब्रिक को तबाह करने वाला, मुल्क में बुज़ुर्गों को गाली देने का कल्चर लाने वाला, पार्लियामेंट के अंदर जूते लहराने वाला, पार्लियामेंट के बिल्स को फाड़ के पूरी दुनिया में मुल्क की बेइज्जती कराने वाला, अगर इनको आप एग्रीव्ड पार्टी कहते तो ऑनेस्टली आई हैव माई फर्स्ट डिसएग्रीमेंट देयर। इशू ये है कि ये जो आप सब प्रिंसिपल्स बता रही हैं, रिक्यूज़ करने वाले और जितने भी और लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, वो वहाँ पे अप्लाई होते हैं जहाँ पे हम दो इक्वल लोगों की बात कर रहे हों। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी नज़र से अगर आप देखें तो दीज पीपल आर क्रिमिनल्स, ये मुल्क के दुश्मन हैं।
इन्होंने जितना जुल्म प्रूवन गिल्टी नहीं होता। नहीं, तो प्रूवन गिल्टी में रह क्या गया? 9 मई हम देख चुके हैं, अभी तक कुछ प्रूव नहीं किया ना उसमें। नहीं कोर्ट ऑफ लॉ तो कुछ प्रूव नहीं हुआ ना। जो वीडियोस आ गई ना उसके बाद हमने क्या प्रूव करना है? नहीं बट आमना साहिबा, इन द कोर्ट ऑफ लॉ यू हैव टू प्रूव इट, और वीडियो एविडेंस भी जो है उसकी भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा उसकी जो है वो चीजें आपको पूरी करनी है। आई नो, बट इशू ये है कि क्या जो इन्होंने मेरी आवाम को खराब किया, जो यूथ को खराब किया, जो सोशल मीडिया पे इनके ट्रोल्स हर किसी को गाली दे रहे हैं, जो पॉलिटिकल कल्चर खराब किया, जो ये खुद इनके लीडर जिस तरह से बातचीत करते हैं, जिस तरह की गंदी ज़बान अली अमीन गंडापुर साहब ने उस दिन इस्तेमाल की, क्या इसके लिए भी हमें प्रूफ्स चाहिए? मेरा नहीं ख्याल इनके लिए हमें प्रूफ। सो दीज पीपल आर इन माय, तो देखें कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ होगा। नो कोर्ट ऑफ लॉ में तो चले आप ये कह रहे हैं ना कि कोई केस प्रूफ होगा। तो मैं केस की बात कर रही हूं, दुश्मनी इन्होंने की है वो तो हमें प्रूफ नहीं करने की जरूरत है। कोर्ट ऑफ लॉ में वो केस गया हुआ है ना, जो मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगा हुआ है। दैट्स नॉट जस्ट वन थिंग। मैं यही तो कह रही हूँ कि जिस तरह से इन्होंने हमारी सोसाइटी को, आवाम को, पॉलिटिकल कल्चर को, पार्लियामेंट्री कल्चर को खराब किया, वो सब मुल्क दुश्मनी है। माजरत के साथ, आप जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं, क्या उस पार्टी ने बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ कुछ नहीं किया? As a woman, आप उसको endorse कर सकती हैं। You've all made mistakes. Issue ये है, yes, we've all made mistakes, but we have learned from our mistakes. The issue is they are not ready and willing to learn from their mistakes. बात ये है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया, जिस दिन चीफ मिनिस्टर ने ओथ लिया, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चीफ मिनिस्टर ने अपनी मेडन स्पीच में कहा कि जी मैं आप सबकी चीफ मिनिस्टर हूँ, आप लोग आएँ, हम मिल के काम करेंगे सूबे की बेहतरी के लिए, पॉजिटिव इनपुट दें। हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे इनके कितने MPAs को अप्रोच किया कि जी आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें, आप अपना इनपुट दें, लेजिस्लेशन करें आके बैठ के हमारे साथ। इनको वो नहीं करनी। इशू ये है कि इन्होंने सिर्फ शो डालना है, इन्होंने सिर्फ चीजें फाड़नी है, इन्होंने सिर्फ नेम कॉलिंग करनी है। सो ऐसे बंदे को तो मैं तो अग्रीव पार्टी नहीं समझ सकती। अग्रीव पार्टी से चलें, ठीक है, दैट असाइड, बट मूसा साहब, अगर एक शख्स पे जो कि एक आईनी इदारे को हेड कर रहा है, उस पर ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी आ रही है, और उसी को अगर एक्सटेंशन मिल जाती है या उसी को अगर दोबारा जो है वो वहीं उसी अपने ओहदे पर जो है वो विराजमान रहते हैं, तो ये फिर कहाँ से स्टेबिलिटी आएगी? एंड अगेन PTI इज थ्रेटनिंग कि हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया उसमें बाकायदा कहा है आप लोग रेडी रहें और जेलें भरनी पड़ती हैं जेलें भर दें। देखिए बात ये है कि किसी को भी हम कॉन्ट्रोवर्शियल बना देते हैं 1 मिनट में उठ के, हमारा दिल करेगा हम कॉन्ट्रोवर्शियल बना देंगे। साकिब निसार क्यों नहीं कॉन्ट्रोवर्शियल बना? तो ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल है। बंदियाल साहब क्यों नहीं कॉन्ट्रोवर्शियल बने? वो तो इतने कॉन्ट्रोवर्शियल थे। नहीं, उनके लिए क्यों नहीं स्ट्रीट एजिटेशन हमने की? वो तो आपने करनी थी ना। क्यों नहीं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर वो एक आईनी ओहदा जैसा भी है वो हेड कर रहा है, तो हम इस हद तक उसको थ्रेटन ना करें कि हम सड़कों पे उतर आए। नैब का जो इकबाल साहब थे, क्या नाम था उनका? जावेद इकबाल साहब, वो नहीं थे, उनको यूज नहीं किया इन्होंने। वो भी एक आईनी ओहदा है। ओ माय गॉड, एक आईनी ओहदा का हेड बन गया है, वीडियो निकल आई। हम क्या करें? हमारे फरियाल तालपुर साहिबा को उठा लिया, मरियम नवाज साहिबा को उठा लिया, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन चलो पास्ट में तो जाना ही नहीं ना हमने, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हम कभी निकलेंगे नहीं। ये तो मजाक नहीं हो सकता कि हम जी अब वो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं तो इसलिए अब तो उनको एक्सटेंशन नहीं देंगे। अगर देनी है, नंबर है तो देंगे और खुल के देंगे। मैं तो हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि भाई संडे को क्यों ला रहे हो? बताओ, अभी नंबर पूरे हैं? नहीं, संडे को क्यों? हम कोई ये इंप्रेशन क्यों दे रहे हैं? वो इसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, बलोचिस्तान से लोग आए हैं, वो इस रीजन से हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये इंप्रेशन भी नहीं देना चाहिए कि वाई ऑन अ संडे दे शुड गिव अस नाउ। हम टीवी पर उस पर डिस्कस करें और लेकर आए, नंबर पूरे हैं, हमारा इख्तियार है आइन में तरमीम करने का, हम करेंगे। जो नंबर पूरे हैं तो हम करेंगे आइन में तरमीम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आज रखना डाल दिया ना, वहां पे थोड़ी सी आपकी जो ख्वाहिशात है उनको जरा मदद कर दी है। वो डाला है या नहीं डाला? मैं कह रहा हूं कि इफ नंबर हमारे पास हैं, हमारी मौलाना साहब से अगर बात होगी या आई डोंट नो, ये दिस टॉपिक इज अबव माय पे, तो मैं इसके बारे में नहीं जानूंगा, बहस करना चाहूंगा। लेकिन अगर नंबर पूरे हैं तो हमें दें, हम बात करें, खत्म करें मामले को। लेकिन ये इख्तियार पार्लियामान से तरमीम का बिल पास करने का ना आप ले सकते हैं, ना कोई और इदारा ले सकता है। ये हम इस बारे में हम क्लियर हैं और ये हम करेंगे। अगर हमारे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शुड आई कम टू? हाँ जी प्लीज। ये करना चाह रहा हूँ, देखें बंदियाल साहब के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जलसा हमने नहीं दिया था जिसमें ओपन गालियां दी थी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हमने नहीं किया था।
ठीक है। दूसरा आप कहते हैं कि जी ये क्रिमिनल लोग हैं, कारगिल पे हमने नहीं कहा था कि चंद फौजियों का मिस एडवेंचर है, और हमने नहीं कहा था कि मुंबई एक्टर में नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये सारी इनकी लेगेसी है। 2014 में मोदी को अगर मिलने गए थे, हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिले थे, तो वो हम लोग नहीं थे, वो कोई और था। जिंदाल को मरी में जो मिला था वो हर किसी को पता है, और वो कलभूषण के बारे में क्या पैगाम लेके आया था। और कलभूषण के ICJ के ट्रायल में इमरान खान का बयान नहीं कोट हुआ था, वो नवाज शरीफ का हुआ था। तो ये सारा अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लें कि मामलात किधर खड़े हैं। इसराइल की बात करें तो ये उनके साथ मिले हुए हैं। उसको इंडियन पायलट को भेजने वाला अभिनंदन को कौन था, रातों रात उसने हम पाँव ही नहीं खड़े कर सके और वाघा बॉर्डर पार करा दिया। मोदी जीतेगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगा। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो फिर तो 100 बातें इनकी भी निकलेंगी और उनकी भी निकलेंगी। ये बातें आपकी नहीं निकलेंगी। नहीं, 1971 से शुरू कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जो भी बात हुई होगी वो वेल इंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान ही हुआ होगा। अगर वो नहीं साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इंटेंट ऑफ पाकिस्तान को क्यों? अगर इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर फैसला किया होगा, मुझे वो बुरा लगा होगा। वॉर की रिट्रीट में हमारे कितने रैंक्ड ऑफिसर्स मरे कारगिल वॉर की रिट्रीट में। ठीक है, आप अपना देखें मामलात, हमारे मुल्क का कितना नुकसान हुआ। ठीक है, कारगिल वॉर की रिट्रीट एक पॉलिटिकल और आर्मी का डिसीजन था। आपको अगर हम उसकी डिटेल्स में चले जाएंगे तो हमें जो उस टाइम फैसला हुआ वो मुल्क के वसीतर मफाद में ही हुआ होगा ना। इमरान खान ने अगर अभिनंदन को छोड़ा, शायद मेरे पास वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो उनके पास मुल्क के वसीतर मफाद में थी। एग्जैक्टली, वो अपने आप को जस्टिफाई करें, मुझे वो ठीक नहीं लगा होगा। न्याय साहब, अब जो खान साहब ने कहा है, our entire party is ready and we will call for people to come out in the streets very soon. Remember, securing genuine freedom requires sacrifice. अब आप लोग स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं? देखें, पार्लियामेंट का आप ओवरऑल देख लें कि पार्लियामेंट को किस मामलात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवरऑल अभी तक 100, आज बैरिस्टर गौर ने फिगर्स दी थी, 155 मिनट की लेजिस्लेशन है और कितने कवानीन पास हुए हैं। मतलब पार्लियामेंट में आप कवानीन पे बहस ही नहीं करते देते। मूसा गिलानी से जैसे माजरत के साथ अपना टाइम भूल गए आप। नहीं, वो वाला FATF वाला टाइम में कितने FATF वाला टाइम है, FATF की लेजिस्लेशन टाइम बाउंड वाली। उसके अलावा देखिए, इधर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप रातों रात पास करने की बात कर रहे हैं, जिस पे आप डिबेट करने को तैयार नहीं है, जिस पे इस मुल्क की सारी तकदीरों का फैसला होना है। देखें, आप इतना लाइटली उसे ले रहे हैं, एक लेजिस्लेशन से भी नीचे ले रहे हैं। अगर एक लेजिस्लेशन भी होती है, वो भी कमेटी को रेफर होती है, उस पर कोई डिबेट होती है, इनपुट ली जाती है, तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट आता है, फिर जाके फाइनलाइज होता है। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को अनडू करना चाहते हैं और साथ आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि आप जिस टेरिटरी में इंट्रेंच अपॉन कर रहे हैं वो जुडिशरी का डोमेन है। जुडिशरी कोई ज़ेली इदारा नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ है, और इंस्टीट्यूशन अपनी जुरिस्डिक्शन खुद जेलसली गार्ड करता है। आप पुरानी अगर जजमेंट्स उठा के देख लें, आपके सामने मौजूद हैं, उन्होंने जो लॉ सेटल किया उसके अगेंस्ट आप किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह रहे हैं कि ये एक लीगल क्राइसिस भी जो है, लीगल फ्रेटर्निटी में एक क्राइसिस जो आप समझ रहे हैं, और ये दोबारा अदालत में जाएगा और ये चीज़ अनडू होगी, और फिर ये उसी तरह 63A वाली जजमेंट की तरह उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे और इन्हें कुछ नहीं हासिल होना। तो एट द एंड, लेकिन साथ ये भी तो अब बात आ रही है ना कि खैर वो उसमें अब उसका हिस्सा है कि नहीं, 23 जो जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात हो रही है, तो उसमें भी अगर मतलब अगर एक लाइक माइंडेड ब्रांच बंदयाल साहब की तरह बन जाता है। अच्छा, नहीं तो, बिल्कुल, वो देखें 23 नंबर भी बढ़ा लें। देखिए, नंबर से हासिल क्या होगा, अभी इस वक्त इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि आपको एक स्प्लिट डिसीजन मिला, आपको जो 8-5 वाला शॉक मिला है, आप उसको अनडू करना चाहते हैं। मगर मसला क्या है, पेंडेंसी की बात करते हैं भाई, पेंडेंसी ऊपर खाली आपको नज़र आ रही है, आपको नीचे नहीं नज़र आ रही। मुल्क में 18 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग है, वो किसी को नहीं नज़र आ रहा, खाली नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी। एक सुप्रीम कोर्ट की जज की तनख्वाह का हमें एहसास है, उसके साथ रिटायरमेंट के बाद लवाजमात का एहसास है हमें, क्या हमारा मुल्क ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है। अगर इन्हीं 17 जजेस से अगर ठीक तरह से काम लिया जाए, 17 जजेस का वर्कलोड, 65,000 केस, अगर जजेस दिन के 20-20 केस भी हर बेंच डिस्पोज ऑफ करने लगे, आपका साल में केस ख़त्म हो जाता है। तो वर्कलोड इशू नहीं है, इशू नीयतें हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ अगर ये जाते हैं तो आपको लगता है, क्योंकि अभी गंडापुर साहब जिस तरह कह रहे थे कि कम वॉट में मैं पंजाब जाऊंगा, ठीक है, उन्होंने नई फिल्म जो है वो मैं पंजाब जाऊंगा, उन्होंने नई फिल्म एक जो है, मुझे लगता है अब ये शुरू होने वाली है, ये एक स्नोबॉल इफेक्ट आ सकता है इसका।
देखिए उन्होंने तो पहले ये भी कहा है कि मैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा कराऊंगा, कोई कराए ना कराए मैं कराऊंगा। इशू ये है कि इन लोगों की किसी बात को मेरा तो नहीं ख्याल कि ना सीरियसली लिया जा सकता है ना लेना चाहिए। जहाँ तक इमरान खान साहब की ट्वीट की बात है, ही हैज़ अ वियर्ड काइंड ऑफ फैसिनेशन टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इतने सालों से। सिंस 2013 आई एम पार्ट ऑफ PMLN और मैं इमरान खान साहब की भी सियासत उसी वक्त ज़रा ज़्यादा एक्टिव हुई थी, तब से मैं अभी तक उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ फॉर द पास्ट 11 ईयर्स। जिस रास्ते पे जिस जगह पे उनको कोई डिस्ट्रक्शन वाला रास्ता नज़र आता है ना, वो कहते हैं कि बस ये आओ ये करते हैं। एक तो वो उनके कुछ रिलेटिव्स भी टीवी में आके कह चुके हैं इज़ अ नार्सिसिस्ट फुल ऑफ हिमसेल्फ, उनको लगता है दुनिया मेरे गिर्द घूमती है। आई थिंक ही इनिशियली थॉट कि ही इज़ अबव द लॉ। अब जब उनको लॉ को फेस करना पड़ रहा है तो उनको शायद इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही कि यार मेरे साथ भी ऐसे हो सकता था, मैं भी जेल आ गया हूँ। सो नाउ इज़ जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू वेज टू बी इन द न्यूज़, टू बी डिस्ट्रक्टिव टुवर्ड्स द कंट्री। क्योंकि देखें एक बंदा कभी मुजीबुर रहमान से अपने आप को कंपेयर कर रहा है, कभी कह रहा है बांग्लादेश जैसा इनकलाब आएगा पाकिस्तान में। अस्तगफिरुल्लाह, आप मुझे ये बताएं, आप ख़ुद पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मुझे यकीन है बहुत मोहब्बत करती हैं, क्या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स ये कह सकता है कि बांग्लादेश वाले हालात पाकिस्तान में होंगे? सो आई थिंक इट्स जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक बंदा जिसकी वी एग्री उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसका वोट बैंक है, और अगर वो ऐसी बातें कर रहा है, जलाओ घिराओ की सियासत 11 साल हो गए, उनको समझ ही नहीं आ रही कि यार बस काफ़ी हो गई है अब। इट्स जस्ट एन अनफॉर्चुनेट ट्वीट, आई डोंट हैव मच मोर टू से अबाउट दैट। मूसा साहब, आपको लगता है कि लोग सड़कों पे आएंगे 9 मई के जो हुआ है और जो अभी तक उसकी रामिफिकेशंस चल रहे हैं, उसके बाद इमरान खान साहब की फ़ैन बेस जो है वो सड़कों पे आएगी? देखिए मैं सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है उनको कि पहले तो मैं अली अमीन साहब के बयान को कह दूं कि फ़िलहाल तो वो अफ़गानिस्तान जाएँ। अभी तो अफ़गानिस्तान जाना चाह रहे हैं बहुत ज़ोर से, उनको बहुत ज़ोर से अफ़गानिस्तान आया हुआ है और उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। पूरा हो जाएगा। हाँ जी, तो वो फ़िलहाल तो वो अफ़गानिस्तान भेजने की तैयारी होगी उनको। जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल है, मैं तो समझता हूँ कि वो हर किसी का राइट है, इनको करनी चाहिए, पीसफुल असेंबली होनी चाहिए। सड़कों पर आने का ये मतलब नहीं है कि सड़क पर फिर ये किसी गाड़ी का शीशा भी नहीं टूटना चाहिए और कोई लाइट पोल भी नहीं हिलना चाहिए। उसके अलावा ये ला सक आएँ, 100 बिस्मिल्लाह आएँ, हर किसी का राइट है। हम भी आएंगे, हमें इन्होंने नहीं आने दिया, चाहे 3 पर्चे मैं अभी तक भोग रहा हूँ, जलसे के मैं पर्चे भोग रहा हूँ। इमरान खान के दौर में बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, मैं जेल में था, मेरा भाई को जेल डायरेक्ट वो कि 16 MPO के तहत भेज दिया गया, मेरे ऊपर ताला चोरी का पर्चा दे दिया। कितना हंस रहे हैं ना जजेस, आज सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कितना हंसे हैं कि छोटा डाल दिया आपने शोएब शाहीन के ऊपर, बैरिस्टर गौहर के ऊपर पिस्टल डाल दिया, मेरे ऊपर ताला चोरी डाल दिया। मेरे लिए क्यों नहीं हंसे वो? मेरा केस क्यों नहीं ख़त्म कर रहा है? मैं क्यों ट्रायल कोर्ट में बेल पे फिर रहा हूँ? इनकी बेल क्यों हुई है? फिर ये दोहरा लॉ नहीं है? मुझे बताएं, इमरान खान ने मुझे अंदर किया ताला चोरी करने, मैंने ताला चोरी किया? मैं जो सज़ा मुझे हो रही है, जिसके मैं ट्रायल भुगत रहा हूँ लोअर कोर्ट के ऊपर, मेरे लिए सुप्रीम हाई कोर्ट ने क्यों नहीं नोटिस दिया? बिकॉज आई एम अ सन ऑफ अ लेसर गॉड? नहीं, ये जो दुख है ये कौन सुनेगा? क्योंकि ये अपने आप को बेच लेते हैं अच्छे तरीके से। हमारा दुख सही बिकता नहीं है। ये जो आपके साथ हुआ वो भी गलत है, जो इनके साथ हो रहा है वो भी गलत। मैं तो इनको तो करना नहीं चाहिए था, बिल्कुल करना नहीं चाहिए था। पार्लियामेंट में सबसे पहले मैंने पार्लियामेंट पार्टी के अंदर बोला कि जो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ा गया, इसकी आपको आसिफा मैडम साहिबा आपको खड़ा होकर बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट्री पार्टी के जब सीनियर लीडर है नवीद कमर ने सबसे ज़्यादा बोला, आप उनकी स्पीच निकाल लें, हम उसके अगेंस्ट हैं। ठीक, देखिए बात बिल्कुल जस्टिफाइड होती कि ये कह रहे 16 MPO के तहत किया, आज इनके पास हुकूमत थी, ये उस काले कानून को ख़त्म करते, मगर इन्होंने नहीं किया। इन्होंने एक और काला कानून ले आए जो पीसफुल राइट टू असेंबली एक्ट 2024 ला के, और उस काले कानून की वजह से क्या हुआ, एक मैं बताता हुआ क्या कि आपके ईवान पे हमला हुआ उसी के वजह से। देखें जब इस तरह करेंगे ना, आप करेंगे कि यार कि कोई इस मुल्क में निकले नहीं और हर किसी को मोहताज कर दे। देखें कभी जलसे जुलूस इस तरह से हुए हैं कि जी DC इजाज़त देगा, नहीं देता तो उसकी अपील को लाइक करेगी, फिर इंटीरियर, मतलब 3 फोरम बना दिए हैं। मतलब एक जलसा करने के लिए अगर मैंने मियाँ वाली में जलसा करना है, पहले मैं दरखास्त मियाँ वाली दूँ, वहाँ खारिज हो, फिर अपील लेके जाऊँ डिविजनल हेडक्वार्टर सरगोदा, वहाँ नहीं होगी तो फिर मैं जी लाहौर जाऊँ। तो ये मतलब आप तो कोयल कर रहे हैं इधर पॉलिटिकल फ्रीडम को, ऐसे थोड़ी होता है। आप खुद जमहूरी हैं, आप लोगों ने जितनी तरीके चलाई लग चुकी हैं, वो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी अगर जलसे भी आप लोगों को वेंट ही नहीं करने देंगे, एंगर वो किधर जाएंगे। और देखें आप हम पे लगा लें,
देखें, जो बांग्लादेश के हालात की बात करते हैं, वहाँ कोई पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं निकली थी, ठीक है, वहाँ स्टूडेंट्स निकल आए थे, किसी न किसी तबके ने निकल आना है। आज बलूचिस्तान मार्जिनलाइज खड़ा है, हमें उसका एहसास ही नहीं हो रहा, हम उसकी खबरें आज नहीं दिखा सकते, ठीक है। जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है वो तो एक तरफ छोड़ दें, जो वैसे हालात हैं बिलों की वजह से आम बंदे खुदकुशियों में मजबूर हो गए हैं। आज हम जिस तरह मर्जी से फिर रहे हो, आज आप क्राइम रेट उठा के देख लें, कराची जैसी जगह पे 200 स्नैचिंग पर डे हैं, ये छोटी फिगर नहीं, लाहौर में 1000 से प्लस हो गई हैं। हम जिधर रह रहे हैं इस्लामाबाद, जहाँ 300 प्लस पर डे। मेरा ख्याल है इसका, अगर इसको मैं दरिया को कूजे में बंद करूँ तो जहाँ से हमने शुरू किया था इब्तदाई में, कि आप लोगों को साथ ही बैठना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये बैठना नहीं चाहते ना, इशू ये कानून खुद से बनाने लग जाएं, ये इम्पोर्टेड कवानीन ना लाएं, किसी और की ना सुने, कान बंद कर दें तो ऐवान में खुद ही बेहतरी आ जाएगी। जब इन्हें अचानक ख्याल आएगा, कोई इन्हें बाहर से कहेगा कि यार अब ये आपने भी वैसे कान बंद कर लिए, देखें हमने तो उसकी सजा भुगत ली। अब इसीलिए तो हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया ना, हमें सबक था, हम आएंगे तो अवाम के कंधों पे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। चले लेट्स सी। अभी पहले अवाम के कंधों पे नहीं आए थे सबक मिल गया। आई होप कि गलतियां की हैं ओवर द पीरियड की हैं हमने, नहीं, बट आई एम कन्विंस्ड कि गलतियां इसी तरह की दोबारा होती आएंगी, क्योंकि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। इनको भी देख लें, ये उस वक्त मुझे क्यों निकाला, क्या क्या कहते थे, उसके बाद तो कह रहे हैं मुझे क्यों बुलाया, तो चलिए ऑन दैट नोट वी हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच आयबा मूसा साहब और उमैसा फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।